हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको पार्ट वन सॉल्व कराया था और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए थे, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया था पार्ट वन से रिलेटेड। तो वो इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, साथ में एजर्सन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पिछली क्लास तक सेक्शन ए कंप्लीट किया था, आज की क्लास में सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको जो जाननी चाहिए पेपर के बारे में इसके। देखो, ये पेपर 90 मिनट्स का है, 35 मार्क्स है मैक्सिमम, लेकिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 45 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सेक्शन ए से बी कर 20 करने हैं, सेक्शन बी से और सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 45। अब मार्क्स कैसे होंगे, ये 1 मार्क्स का तो हो नहीं पाएगा इसका मतलब। तो अभी तक लोगों को कंफ्यूजन है, सीबीएसई से कोई अपडेट नहीं आई जहां जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स रखता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब सेक्शन बी पे चलते हैं बच्चों। देखिए, सेक्शन बी में अब एक चीज और नोट करने वाली है, यहां बहुत ध्यान से समझना है आपको, कि जैसे आपको लगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अगर इस इंस्ट्रक्शन को पढ़े ध्यान से तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। जैसे देखो, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 एमसीक्यू ओनली ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। इन केस ऑफ more than desirable number of question are attempted, only first 20 will be considered for evaluation। केवल पहले 20, ओनली फर्स्ट 20। देखो, अधिकतर केस में क्या होता है, ओनली बेस्ट 20, ओनली करेक्ट 20, बेस्ट 20 लेते थे ना। यहां लिखा है ओनली फर्स्ट 20, यानी कि अगर आप क्वेश्चन करते जा रहे हो और आपने सोचा बीच में 2-4 क्वेश्चन आपको आते नहीं, आपने सोचा यार तुक्का मार देते हैं, ठीक है, और वो गलत है, तो वो भी काउंट हो जाएगा आपका। समझ में आया? इसका मतलब इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको और आगे बढ़ो, जो सही हो रहा है वो। जब 20 आपके पूरे हो जाए और उसके आगे क्वेश्चन कोई आपको तुक्का लगाना है, आपको लगता है कि ये रिस्क ले लेते हैं, मतलब रिस्क तो है ही नहीं, कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आगे बढ़ो, तो वहां आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से खेलना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field parallel to the axis of cylinder. The total flux for the surface of the cylinder is given by। तो देखो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का ही एक सॉल्व एग्जांपल है ना। उसका थोड़ा सा डिजाइन बदल दिया। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां एक सिलेंडर रख दिया ऐसे। इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो सिलेंडर के कॉर्ड सरफेस से बच्चों ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल 90 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है लेकिन एरिया वेक्टर इधर की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है और एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, मतलब ये कहना था मुझे। तो कर्ड सरफेस से तो फ्लक्स 0 है क्योंकि 90 डिग्री पे है ना। बेस, दो बेस है ये, दोनों का अगर आप फ्लक्स जोड़ते हो तो उधर वाले का होगा ई भाई, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। डायरेक्ट भी लिखा सकता था लेकिन समझ लो, ई डेल्टा ए कॉस 0, 0 एंगल है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, प्लस इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंगल कितना है, कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है बच्चों, -1 कॉस 0 1, तो ई डेल्टा ए माइनस ई डेल्टा ए कितना आएगा, 0, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स 0, फर्स्ट केस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे दो शीट हैं जिनके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। और 2 पॉइंट और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 26.4 इंटू 10⁻12 किलो कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। अपोजिट साइन, ये देखो मैंने प्लस माइनस ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज, पॉजिटिव से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे, और नेगेटिव से उसकी तरफ, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा। एक प्लेट का कितना होता है बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है देखो 26.4 इंटू 10⁻12, ये लिखा जाएगा। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 8.54 इंटू 10⁻12, ठीक है, ऐसा ही कुछ होती है ना। तो जब ये कट रहा है पूरा एग्जाम्पल कट के, ये कितना आ रहा है, लगभग 3 के आसपास, ठीक है। तो ये 3, समझ में आया बच्चों। थर्ड, सॉरी 3 मतलब फोर्थ ऑप्शन है, लेकिन 3 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया।
आगे बढ़े, देखो इसके बाद 27 28, देखो क्वेश्चन नंबर, बहुत दूर तक जा रहा है भाई ये क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कंसिडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, ठीक है, और इसके नियर बाय में एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है इस पे चार्ज, तो आपको पढ़ा है, इंडक्शन पढ़ाया था मैंने आपको, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, माइनस क्यू चार्ज, और यहां क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ऐसे होता है ना रिड्यूस, मतलब इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, टोटल चार्ज जीरो रहना चाहिए एनडीयू। तो उसने पूछा देन नेट चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा बच्चों, जीरो। भाई इंडक्शन हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज, तो टोटल चार्ज जीरो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन को। थ्री चार्जेस 2q minus q lie on the vertices of a triangle, the value of E and V at the center of the triangle। देखो बच्चों, जैसे ये 2q और यहां मैं q रख देता हूं, और ये मैं यहां माइनस q, है ना, ये भी माइनस q। हमसे पूछा जा रहा है इसके सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताओ। देखो बच्चों, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर सम होता है ना, तो पोटेंशियल ये 2q चार्ज है बच्चों, 2q माइनस q, तो सेंट्रोइड पे पोटेंशियल बताना है। तो देखो कितना हो जाएगा, एक इसकी वजह से k इंटू 2q बाय आर, पता है ना फॉर्मूला, के क्यू बाय आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो के 2q बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर, कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो, ठीक है। पोटेंशियल तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल जीरो इन दो में है, इन दो में नहीं है, तो इनको काट दो। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इन दो की वजह से ऐसे, है ना, तो नेट रिजल्टेंट ये तीन वेक्टर ऐसे आ रहे हैं, कभी भी जीरो नहीं ला सकते, तो ऐड होंगे आपस में ऐसे, है ना, तो इनका जीरो नहीं आ सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों पढ़िए क्वेश्चन। Two parallel plate capacitors X and Y have same area of plate and same separation between them. X has air and Y has dielectric constant 2. When between the plates, they are connected in series with a battery of 12 volt. The ratio of electrostatic energy stored in X and Y. तो देखो एक कैपेसिटर है और एक में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस C है, तो बच्चों इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भरा हुआ है, 2 वाला, तो ये 2C नहीं हो जाएगा, K इंटू C हो जाता है कैपेसिटेंस, है ना। एक बैटरी लगी हुई है बच्चों, ठीक है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, एक बात सोचो, शॉर्टकट करना होता है, ऐसे नहीं कि बैठ के सॉल्व करने बैठ गए। आप सोचो कि इन दोनों में चार्ज सेम नहीं होगा सीरीज में, तो अगर एनर्जी कंपेयर करनी है तो पहले वाले की एनर्जी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना, U1, और U2 की कितनी होगी, क्यू स्क्वायर, चार्ज तो सेम होना है सीरीज में, कैपेसिटेंस कितना होगा 2c, U1 बाय U2 करो बच्चों, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, c से c, 2 से 2, है ना, क्या आएगा बोलो बच्चों। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो 2:1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड। समझ आया बच्चों, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ठीक, क्लियर है भाई। जैसे आप एक बार मैं भी कर लूं कैलकुलेशन, हो सकता है क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 2c, ठीक है, वैसे गया c से c गया, 2 से 2, हाँ 2:1, तो 2:1 थर्ड, क्लियर है। कैलकुलेशन में जल्दी नहीं करनी, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो रुक जाओ और थोड़ा ध्यान से कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर पावर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, नॉट अ कॉज, कॉज नहीं, नॉट अ कॉज बोल रहा है, तो जल्दीबाजी में हम गलती कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। देखो एडी करंट आर प्रोड्यूस सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, हाँ पक्का होता है, लेकिन इनसे तो लॉस होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपर्ली डन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में होता है, जरूरी नहीं कि सारा फ्लक्स लिंक कर जाए उससे, तो फ्लक्स लीकेज भी होता है, तो इसकी वजह से भी लॉस होता है। हमिंग लॉस भी होता है बच्चों, है ना, हमिंग लॉस होता है ना, वाइब्रेशन आते हैं ऐसे। प्राइमरी कॉइल इज मेड ऑफ अ वेरी थिक कॉपर वायर,
थिक कॉपर वायर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस कम किया जाए, तो उससे तो लॉस कम हो गई। ये कह रहा है कि कॉज जिससे लॉस बढ़े, तो भाई यही ऑप्शन सही है। ठीक है, फोर्थ। समझ में आया बच्चों? तो 4 ऑप्शन सही है, फोर्थ। प्राइमरी कॉइल इस वजह से बनाई जाती है कि उसकी थिक कॉपर वायर इसलिए लेते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड करती है व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। बच्चों देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जैसे आपने एक मिनट, जैसे आपने ये बल्ब बनाया और ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है बच्चों, कैपेसिटर है और ये बल्ब है, ठीक। अब सोचो, बल्ब का रूल होता है कि रूल पावर जितनी ज्यादा होगी ना, बल्ब उतना ज्यादा ग्लो करेगा। और पावर ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? करंट ज्यादा। और करंट ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? वोल्टेज है ना अपॉन इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी क्या होता है बच्चों? 2πf इंटू सी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चों? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी, है ना। एफ बढ़ाने से ये वैल्यू कम होगी, एक्सी कम होगा, और एक्सी कम होने से करंट बढ़ेगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी, इसने ओमेगा लिखा है, मैंने एफ लिखा है, एक ही बात है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये इंपीडेंस एक्सी कम होगा, और एक्सी कम होने से करंट बढ़ेगा। ठीक है, और अगर करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। ब्राइटनेस बढ़ेगी कहाँ है? द बल्ब विल ग्लो डिमर, द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। इंपीडेंस तो बदलेगा बच्चों, है ना। टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट घट रहा है बच्चों, है ना, तो बल्ब विल ग्रो ब्राइटर। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट, डायग्राम खत्म हो गया हमारा। देखो बच्चों, डायग्राम चला गया, कोई बात नहीं, अब देखो हम बना लेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों, a solid spherical conductor has charge q and radius r. It is surrounded by a solid spherical shell of charge minus q, inner radius 2r and outer radius 3r. Which of the following statement is true? देखो बच्चों, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूं, है ना, ताकि आपको ऑप्शन भी पढ़ने को मिल जाए। देखो थोड़ा सा पढ़ना बच्चों, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये डायग्राम कुछ ऐसे है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास चार्ज q है, ठीक है, और यहां ऐसे ये रेडियस r और ये 2r और ये 3r, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक। और यहां जो पॉइंट दे रखे हैं वो कुछ ऐसे हैं, यहां a है, यहां b है, और यहां c है, और यहां d है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है? बाहर वाले पे -q, इस पे पूरे पे -q है बच्चों, ठीक है। तो आपने इंडक्शन का, टीचर ने आपको रूल पढ़ाया होगा कि जैसे ये स्फीयर है तो -q सारा यहां जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे 0 चार्ज होगा। इंडक्शन का पढ़ा रखा होगा आपके टीचर ने, ये प्लस और माइनस यहां रहेगा, बाहर 0 रहेगा, सारा चार्ज अट्रैक्ट होकर इस सरफेस पे आ जाएगा। अब आपसे ये बातें पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट ए। बच्चों ए तो बिल्कुल सेंटर पे है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड ही नहीं है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा यहाँ, तो मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है ना। अब बोला इनमें से एक गलत हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट डी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो बच्चों, अगर आप इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाते हो तो चार्ज की उसके अंदर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, सही बात है ना, क्योंकि बाहर जाओगे ना तो चार्ज एनक्लोज 0 हो जाएगा, बाहर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी से, अगर सी से आगे कहीं भी जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, क्योंकि टोटल चार्ज अंदर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा देखो एक और बात, हमसे ये लिखा हुआ है कि गॉस थ्योरम के वो एग्जाम्पल नहीं आएंगे सिलेबस में जिनमें स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल नहीं आएंगे, और यहाँ दे रखे हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? अब हो सकता है आपके टीचर ने डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ना पढ़ाए हो, शायद मैंने भी ना पढ़ाया हो बैच में, कुछ बैचेस में, तो भाई थोड़ा ध्यान देना है कि ये सिलेबस के बाहर भी बातें पूछते हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है सारा, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट पे, हाँ, यानी कि पोटेंशियल मैक्सिमम है डी। बच्चों देखो पोटेंशियल अगर आप यहाँ पे लोगे प्लस की वजह से और माइनस की वजह से, डी पे पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, माइनस का इफेक्ट भी आएगा। पोटेंशियल जितना पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रहोगे ना, पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल और
इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ज्यादा होंगे इस पॉजिटिव चार्ज के पास, और वो कहाँ है, बी पॉइंट। ठीक है, तो बी पॉइंट कहाँ है, फोर्थ। बोथ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एंड अचीव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मैक्सिमम है कहाँ, पॉइंट बी पे। वो सारा डायग्राम मिट गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, अब बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बैटरी। अब बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई ये कई बार कर चुके तुम ये क्वेश्चन। जैसे कोई वायर है ऐसे, तो कौन सी क्वांटिटी होती है जो थ्रू आउट वायर के अक्रॉस कांस्टेंट रहती है, तो एक जरूरी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, वो पूरे वायर से सेम रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा ऑप्शन है, देखो इलेक्ट्रिक करंट ओनली, लेकिन इसके साथ और कोई चेक करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट, मान लो इधर बैटरी लगाई तुमने, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो वेरी करेगा इस रीजन में, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी। भाई यहाँ से यहाँ जा रहे हो, दो चार्ज के बीच में, दो सोर्स के बीच में, ऐसे सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे वेरिएबल होता है नहीं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, तो वो भी वेरिएबल है। करंट डेंसिटी भी वेरिएबल होती है। ये तीन चीजें वेरिएबल होती हैं, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जितना यहां से एंटर करा बाहर निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट ओनली। आगे बढ़ जाओ। थ्री रेजिस्टर हैविंग, देखो बच्चों, थ्री रेजिस्टर हैविंग वैल्यूज R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। देखो बच्चों ऐसे तीन रेजिस्टेंस है, और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कॉमन सेंस से सबसे 2 एम्पियर जाएगा। R3 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम बेवकूफ बनाने के लिए, और R3 डिसिपेट 6 वाट। तो पावर क्या होती है बच्चों, V इंटू आई। देन वोल्टेज अक्रॉस R3 इज, वोल्टेज अक्रॉस R3 इज, मतलब हमें ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बालक, पावर कितना है 6, वोल्टेज हमें पता करना है, करंट कितना है 3 वोल्ट। समझ में आया भाई, करंट जो यहां से गया वो इससे ही जाएगा ना होके, और जो वोल्टेज है, बोलो बच्चों, वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू 3 वोल्ट। बोलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बड़ा पेट क्वेश्चन है जो बार बार कहा जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़िए। स्ट्रेट लाइन प्लॉट शॉर्ट्स, देखो ये सीधी सी बात है, ये आई का ग्राफ है, ये ई, शायद आपको कैमरा, ये वी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, और आई के बीच में ग्राफ। तो ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू ये होती है ई, तो ई आ गया 5.6। ठीक है, ये दे रखा है 5.6। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो कैमरा में तो अलग बात है। और ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ई बाय आर होती है, तो ई बाय आर दे रखा है आपको 2 एम्पियर। ई की वैल्यू 5.6 रख दो यहाँ पे, आर 2, आर इक्वल टू 2.8 ओम। पढ़ा नहीं ये क्वेश्चन, जो V इक्वल टू ई माइनस आई आर का ग्राफ है बच्चों, ये किसके बीच में, V और I के बीच में। बहुत पढ़ा रखा है, बहुत करा रखे हैं क्वेश्चन, और ये कई बार रिपीट हो चुका है बच्चों। ये सैंपल पेपर हर किताब में, लाल पीली नीली सब किताबों में होता है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों पोटेंशियोमीटर है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, तो मैं यहां बना देता हूं। एक पोटेंशियोमीटर है जिसके साथ, वैसे आप पेपर लेके बैठे होंगे जहां तक मुझे लगता है, और पेपर को डाउनलोड कर लो बच्चों। ठीक है, ये 480 ओम है, और ये 5 वोल्ट है, ये लेंथ है 6 मीटर, और ये लेंथ है 10 मीटर। बच्चों पढ़ो आप, 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर हैज 20 ओम रेजिस्टेंस। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, और कनेक्टेड इन सीरीज विद 5 वोल्ट बैटरी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम। इफ एन नॉन ईएमएफ इज बैलेंस एट 6 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, देन वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ इज। जैसे इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो करंट कितना होगा बच्चों यहाँ से, आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो 20 ओम इसका और 480 इसका, तो 480 प्लस 20, 5 प्लस 500, है ना, यानी कि 1/100 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, वोल्टेज देखो कितना दे रखा है, वोल्टेज हमको तो ईएमएफ बताना है इसका, है ना। अब इसका जो ईएमएफ होगा बच्चों, करंट इंटू इसने हिस्से का रेजिस्टेंस, है ना, ईएमएफ होगा आई इंटू इस हिस्से का रेजिस्टेंस, ये वाले का। 10 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो 6 मीटर का कितना होगा, तो पहले 1 मीटर का पता कर लो। 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 मीटर का 20, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 2 ओम, है ना। तो 6 मीटर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6, 12 ओम। भाई ऐसे कॉमन सेंस है, यूनिटरी मेथड से।
तो इस हिस्से का रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो आई हो गया 100, आर कितना हो गया 12, तो 0.12 वोल्ट। समझ में आया? ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही था इसका। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज बाय, बेटा एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%। करंट सेंसिटिविटी को कितना इंक्रीज किया है? 20%। रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 25%। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी चेंज होगी? तो आपको पता है कि यार वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, है ना? यही तो होता है। अगर ये परसेंटेज छोटा होता 5% से छोटा तो शॉर्टकट करके 10 सेकंड में आंसर आता है, लेकिन वो चालाक है पेपर बनाने वाला, उसने कहा बेटा पेन चलाओ, तो 20% और 25%। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले करंट सेंसिटिविटी को देख लेते हैं कितनी बदली। तो नई करंट सेंसिटिविटी सी प्लस इंक्रीज बाय मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है? तो 120 बाय 100 सी, है ना? और 0 से 0 6/5 ऑफ सी। ऐसे ही नया रेजिस्टेंस कितना है? आर प्लस 25 बाय 100 ऑफ आर। ये हो गया 125 बाय 100 इंटू आर, ठीक है? 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये नया रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है बच्चों? अब जो नई वो क्या कहते हैं उसको, नई करंट सेंसिटिविटी है, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, सी डैश बाय आर डैश कितनी होगी बच्चों? सी डैश कितना है? 6/5 सी, और ये 5/4 आर। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24/25 इंटू पुराने वाली करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी सी बाय आर, और 24/25 इंटू वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है बच्चों? है ना? अब मैं वी वोल्टेज सेंसिटिविटी का सिंबल ले रहा हूं, वोल्टेज नहीं है वी। अब देखो बच्चों, सोचो कभी भी किसी क्वांटिटी में चेंज पता करना हो तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि चेंज को ऐसे लिखते हैं x1 माइनस x2 अपॉन x1 इंटू 100, ठीक है? कि चेंज कितना हुआ। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? v माइनस वी डैश अपॉन v इंटू 100, यह है परसेंटेज चेंज। तो v माइनस 24/25 इंटू वी अपॉन वी, है ना? इंटू 100। देखो बच्चों v तो कॉमन आके कट गया, 25 माइनस 24 अपॉन 25 इंटू 100, ठीक है? ऐसे लिखा जाएगा ना? कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना आया? 25 चौका 100, है ना भाई? ये 1/25 और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ चेंज देखना ना, फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं बच्चों। मैं थोड़ा सा वी डैश मतलब ऐसे कर दूं, मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो एक माइनस, ठीक है? और ये -4% आ गया। कैसे? ये 1/25, 25 से 4 कटा, -4%। तो यानी कि डिक्रीज करेगा ये। देखो कभी लॉस देखते हैं तो हमेशा करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, और चेंज देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है? तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, तो इसलिए मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4। इसके बाद अब देखो, three infinitely long parallel straight wire carries wire A, B, C are kept equal distance from each other as shown in figure. The wire experiences a net force F. Then the net force on wire C when the current on in wire A is reverse will be. मतलब C पे अब नया फोर्स बताना है। पहले तो F लग रहा है इस हालात में, ठीक है? अगर इसमें से A वायर को रिवर्स करते हैं तो नया फोर्स कितना होगा C पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रूल होता है कि बच्चों हमेशा पहले आखिरी वाले पार्ट को अटेम्प्ट करो जो पूछा है। हो सकता है आपको पहले पार्ट की जरूरत भी ना पड़े, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ ना 0 ऑप्शन है, तो 0 ऑप्शन से ऐसे आइडिया लगता है ऑब्जेक्टिव में कि पहले लास्ट पार्ट को जिसको पूछा उससे सोचो, और जो गिवन है शायद जरूरत भी ना पड़े। तो देखो ये ऐसे, ये वायर है सी, इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, और इसमें 2 आई, उल्टा कर लिया, ठीक है? ये डिस्टेंस आर, ये आर, ये आर। देखो बच्चों इन दोनों वायर में फोर्स क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो पहला वायर इस पे एफ ए फोर्स लगाएगा, और ये बी वाला सेम डायरेक्शन में, तो एफ बी। नेट फोर्स के लिए एफ ए माइनस एफ बी करना चाहिए हमें। मान लो हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स, नेट फोर्स देखने जा रहे हैं। एफ ए कितना होगा? 2 वायर हैं ये, म्यू नॉट, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है? एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला अपने सोल्यूशन में। म्यू नॉट I 2I अपॉन, ठीक है,
2πd, बोले तो r प्लस आर। अब ये मत बोलना सर आपने सोल्यूशन देखा था, हाँ बेटा देखना पड़ता है इसे, ठीक है, वेरीफाई करना होता है अपना। म्यू नॉट आई इंटू आई अपॉन 2πr, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और नीचे 2r बचेगा, तो नीचे 2πr हो गया देखो, और ये 2πr, और ये i इंटू आई म्यू नॉट कट के क्या आ रहा है 0, तो नेट फोर्स 0 है, यानी कि पहले वाली कंडीशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो आंसर है फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया, एंड हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, मेकिंग इतने रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। बहुत सारे बच्चे ये जब मैं पढ़ा रहा था बोर मैग्नेटॉन, सारी से मत पढ़ाओ, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब देखो क्वेश्चन तो है, और बोर मैग्नेटॉन अगर आपने पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी रेडियस में घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उसका मतलब टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों 1/t, तो t इक्वल टू 1/f है ना, यानी कि 1/10 है ना, 1/10 आ गया टाइम पीरियड। याद करो बच्चों मैंने क्या बताया था कि जब कोई चार्ज घूमता है तो उसका इक्विवेलेंट करंट कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ये चार्ज आ गया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और इसके बाद जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आई इक्विवेलेंट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई इक्विवेलेंट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ना जो रिवोल्यूशन दे रखा है ना 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये बहुत छोटी वैल्यू दे दी, ये स्टैंडर्ड बोर मैग्नेटॉन के बराबर वैल्यू नहीं दी, समझ रहे हो, 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो इन्हें इसलिए ये बहुत थका हुआ है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है बहुत हल्की स्पीड से, इसलिए आंसर स्टैंडर्ड नहीं है। अगर वो वही फ्रीक्वेंसी देता है ना, क्योंकि रेडियस तो बोर ऑर्बिट के आसपास ही है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे हम, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू लिख सकते थे। तो आई इक्विवेलेंट इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आई इक्विवेलेंट होगा चार्ज अपॉन टी है ना, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये होता है ना भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो बच्चों, अब ये वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पाई कितना होगा 3.14, रेडियस कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर, अपॉन टाइम पीरियड कितना है 1/10। जब ये सॉल्व करते हो बच्चों तो ये आंसर आता है, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया था इसलिए बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो, an air cord solenoid with length 30 centimeter, area cross section 25 centimeter square, number of turns 800, carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in brief time of 10 की power -3 second. Ignoring the variation of magnetic field near the ends of the solenoid, average back EMF induced across the ये बच्चों एक solenoid दे रखा है, ठीक है, और उसमें फ्लक्स, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फ्लक्स है, जैसे इसमें करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो फ्लक्स कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, यही तो होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई, एन बोले तो स्मॉल एन इंटू आई इंटू करंट एरिया ए, तो एन म्यू नॉट, और इसको एन बाय एल लिख सकते हो, आई पाई आर स्क्वायर। बताओ कौन सी वैल्यू नहीं दे रखी, आपको एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न 800 ये रहा, करंट ये रहा, एरिया क्रॉस सेक्शन पूरा दे रखा है, तो आप ए ही रखो इसको पूरे को, पाई आर स्क्वायर ना रखो, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि एरिया 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एरिया 5 इंटू 10 की पावर -4 यूज करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, लेंथ सेंटीमीटर में है तो लेंथ मैं लिख देता हूँ, चलो एन स्क्वायर है ना, तो 800 का स्क्वायर, म्यू नोट की वैल्यू क्या रखोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है ना, आई की वैल्यू कितनी है 2.5, एरिया कितना है बच्चों, बोलो 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 25 इंटू 10 की पावर -4, और लेंथ कितनी है 30 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो बच्चों ये जो वैल्यू आती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये आता है 16.74, ठीक है, 41 में 16.74 ये वैल्यू आती है बच्चों इसकी, क्लियर है। अब इसके बाद देखो बच्चों, sinusoidal voltage of peak voltage 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit in R इतना, L इक्वल C इतना, the power dissipated at the resonance condition। बच्चों एक बात बताओ,
जब हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है, और हमें पता है कि उस टाइम करंट कितना होता है बच्चों सर्किट में। ये देखो ये पीक वैल्यू दे रखी है, तो आई नोट होगा बच्चों ई नोट बाय आर, है ना, इंपिडेंस केवल आर के बराबर हो जाता है। तो ई नोट कितना 283 और आर कितना है 3। ठीक है बच्चों, कितना लिखा। और हमें पता है, हमसे पूछा जा रहा है पावर, तो हम इसको आई एवरेज लिख लेते हैं। एवरेज करंट कितना होता है बच्चों, आई नोट बाय √2, मानते हैं। तो 283 बाय 3√2, ये आर एम एवरेज करंट आ गया। और पावर जो होती है बच्चों सर्किट में, उस सारी की सारी पावर किसके क्रॉस होती है बताओ, सारी की सारी पावर रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस होती है बच्चों, रेजिस्टेंस के क्रॉस, है ना। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस होती है, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है। अब देखो आई आर एम एस, ओ सॉरी ये एवरेज नहीं आर एम एस है बच्चों, आर एम एस, ठीक है, एवरेज नहीं बोलते, एवरेज तो 2 आई नोट बाई पाई होता है। आई आर एम एस और ये 283 बाय 3√2 होल स्क्वायर इंटू आर। ये सॉल्व करके आएगा बच्चों लगभग 13.5 किलो वाट, है ना, किलो है, 10 की पावर 3 भी देखो ना इसमें मिलेगा आपको। कैलकुलेशन आप करोगे बच्चों बहुत लंबी हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेटर उठा के देखूं तो, ठीक है, लेकिन मैंने वेरीफाई कर रखा है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर रखा है। एक क्वेश्चन में थी जिस पार्ट 1 में था कैलकुलेशन सही थी, ऑप्शन शायद उल्टा लिखा हुआ था, कुछ ऐसा था। अब देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब नाइंसाफी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव लायक नहीं है ये। अब भाई सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बना रखा है तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालना है ऐसे। देखो अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू द टू मच बिगर सर्कुलर रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप ऑन द एक्सिस ऑफ बिगर लूप, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। If a current of 2 ampere flow through the smaller loop, then flux link with the bigger loop is गैप होना चाहिए। देखो बच्चों यहां क्वेश्चन ये है ऐसे, ठीक है, ये 2 लूप है, और ये बहुत छोटा लूप है, मैंने तो बना दिया इतना। इसका रेडियस मैं ले लेता हूं R1, इसका रेडियस R2 और ये डिस्टेंस x। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि देखो इसमें पूछा है कि स्मॉल लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, I1, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो देखो जब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो कैसे गुजरेगा, ऐसे जाएगा ना, इसका अपना ऐसे भी हो सकता है कुछ फील्ड, तो क्या सारा का सारा फील्ड इससे लिंक होगा, ऐसा तो नहीं। अगर इसके सेंटर पे रखी होती तो लिंक कर जाता, अब तो नहीं लिंक कर रहा है, इसका मतलब कुछ लीकेज हो रहा है ना। लेकिन आप इसके साथ एक बात सोचो कि आप अगर इसमें करंट दौड़ाओ तो उसके सेंटर पे इसके एक्सिस पे छोटी सी कॉइल रखी है, तो जैसे हमने ये क्वेश्चंस करे हैं इधर पहले कि ऐसे कोई छोटी कॉइल रख दी, तो जो इसका फील्ड यहाँ पे सेंटर पे होगा इस वाली कॉइल की वजह से, तो इनटू एरिया कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स वही हो जाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इस कॉइल की वजह से, बड़ी कॉइल की वजह से, वो छोटी सी कॉइल है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को एरिया में मल्टीप्लाई करके फ्लक्स आ जाता है ना। तो भाई तो इसका मतलब हमें यहां थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करना होगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी पहले हमें पता है कि फ्लक्स लिंक इन कॉइल 1 है ना, कॉइल, और इसका नाम है C1 और इसका नाम है C2। देखो फ्लक्स लिंक इन कॉइल C1 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू M12 इंटू I2 होता है ना बच्चों, है ना। और फ्लक्स लिंक इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू क्या होता है M21 I2, सॉरी I1 है ना। फ्लक्स लिंक इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 ये, और हमें पता है कि M12 इक्वल टू M21 होता है, पढ़ा नहीं, ये डेरिवेशन मास्टर जी ने पढ़ा होगा आपके। अब देखो अब कोई बच्चे ऐसे सर पढ़ाई नहीं, हम तो ये पेपर ही सॉल्व करना चाह रहे हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को तसल्ली से 2 बार पढ़ो, हीरो बन जाओगे फिर तुम, ठीक है। और लेक्चर पूरे इस पे पढ़े हुए हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो, पहली किताब दूसरी किताब तसल्ली से पढ़ा रखी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ है। तो अब देखो, तो हमने क्या काम किया बच्चों, अब ये फ्लक्स कैसे लिंक करें। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू 2, तो मैं इसमें करंट भेज देता हूं थोड़ी देर के लिए I2, ठीक है। और यहां पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2 इंटू एरिया ऑफ कॉइल 1, ऐसे ही तो लिखेंगे बच्चों, है ना। मैंने इसमें करंट भेजा थोड़ी देर के लिए और इसमें फ्लक्स देखना चाह रहा हूं, ताकि ये पता लग जाए तो इसको रख के वहां से फ्लक्स पता लग जाएगा। अब देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल की वजह से एक्सिस पे कितना होता है
सर ये तो याद नहीं है, 2i2 पाई r2 स्क्वायर, है ना, ये होता है ना 2i पाई r2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बच्चों, इंटू पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू m12i2, ठीक है। अब देखो बच्चों, i2 से i2 कट गया, m12 आ गया ना, कितना आ गया, म्यू नॉट 2 पाई r2 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये m12 आ गया, और m12 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m21। थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि एक्शन रिएक्शन लॉ लगता है यहाँ पे, तो ये m21 हो गया, इंटू i1 कर दोगे बच्चों तो टोटल फ्लक्स लिंक नहीं आ जाएगा इस करंट की वजह से इस कॉइल में, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, यहाँ i1 लिखा हुआ है, तो फ्लक्स इन कॉइल 2, बड़ी कॉइल में छोटी कॉइल की वजह से फ्लक्स होगा m21 i1, है ना। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई r2 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर इंटू i1 अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। ये आंसर आएगा, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ये आंसर आएगा आपका फोर्थ। तो ये नाइंसाफी है सीबीएसई की, ऐसे क्वेश्चन डालना तो यार मतलब मुश्किल है, इसको कम से कम कुछ नंबर वेटेज ज्यादा होना चाहिए, तो शायद बताया जाएगा। अभी तो उन्होंने पहले पेज पे तो लिखा है कि इक्वल मार्क्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन भी है इस पूरे पेपर का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if both number of turn and core length of inductor is double keeping the factors constant, then its self inductance will be, देखो बच्चों, नंबर ऑफ टर्न और कोर लेंथ इंडक्टर कीपिंग डबल अदर फैक्टर कांस्टेंट देन सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों पता है आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर पता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर, है ना, इंटू एल, ऐसे कुछ होता है ना, और ये होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो पाई r स्क्वायर और ये l स्क्वायर l से कट गया, तो म्यू नॉट n स्क्वायर l पाई r स्क्वायर, ये इनिशियल लेंथ है। अब वो कह रहा है कि बेटा नंबर ऑफ टर्न और कोर ऑफ लेंथ ऑफ इंडक्टर दोनों डबल कर दी, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न 2 टाइम्स ऑफ n l 2 कर दिया पाई r स्क्वायर l डैश है ये नया वाला। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ 2 टाइम्स एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, n स्क्वायर l पाई r स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंडक्टेंस आ गया। कहाँ है भाई, डबल डबल डबल, ये आ गया सेकंड डबल। एजरसन रीजन को कैसे हैंडल करते हैं थोड़ा ध्यान देना, जब भी कभी एजरसन रीजन आए तो हमेशा रीजन को पढ़ो, पहले रीजन पढ़ो। क्यों सर? क्योंकि रीजन हमेशा एक स्टैंडर्ड थ्योरी होता है बच्चों, स्टैंडर्ड थ्योरी वो ज्यादातर बच्चों को पता होती है, और अगर रीजन गलत हो जाए, जैसे अधिकतर, अब देखो जैसे पिछले साल का जो एजरसन रीजन था उसके एग्जाम्पल, उसके जो ये पार्ट थे, ऑप्शंस थे, वो अलग तरीके से थे। हर साल बदलते हैं, पेपर सेट करने वाला बदल देता है, तो कोई कंसेप्ट रटना मत कि ऐसे करना है क्वेश्चन, जो तरीका बता रहा हूं वो फॉलो करना। जैसे अगर आपको इसमें देखो, ध्यान से देखो, ये 4 ऑप्शन है बच्चों, ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है ना, करेक्ट, इसमें दोनों ऑप्शन ट्रू वाले हैं, इसमें ए इज ट्रू और ए इज फॉल्स, और इसमें दोनों में ए आर जो है ना, दोनों में फॉल्स लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपने रीजन पढ़ा और फॉल्स हो गया, समझ रहे हो, तो पहले 2 है नहीं, इन दोनों में से कोई सा एक है, तो 2 तो हट ही जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। और अगर सही हो गया तो इन दोनों में से कोई सा नहीं, पहले और दूसरे में से चॉइस लेनी है आपको, इस बात को थोड़ा ध्यान दो, है ना। यानी कि पहले रीजन पढ़ो और फिर कैसे बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, देखो ऐसे पढ़ना क्वेश्चन को, द एमीटर विद इंक्रीज रेंज शुड हैव हायर रेजिस्टेंस, शुड हैव हायर रेजिस्टेंस, और अपनी तरफ से दैट्स वाई लगाओ इसमें, दैट्स वाई वर्ड, द एमीटर विद इंक्रीज रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, दैट्स वाई, है ना। तो दैट्स वाई से पहले जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, देखो पहले ही गड़बड़ लग रही है। एमीटर इंक्रीज रेंज विद हाई रेजिस्टेंस, बच्चों एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जाती है, उसका रेजिस्टेंस कम करके, यहाँ तो रेंज बढ़ाने की बात कर रहा है, ये रेजिस्टेंस बढ़ा के, तो बदतमीजी है, यानी कि रीजन फॉल्स है, तो इन दोनों में कोई एक है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर वी मस्ट कनेक्ट अ सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू इट ना। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि रेजिस्टेंस कम हो। ध्यान रखना, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमेशा उसका रेजिस्टेंस घटाया जाता है, और वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के, वोल्टमीटर के लिए। तो इसका मतलब दोनों गलत है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, फोर्थ टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों सेकंड, देखो पहले रीजन पढ़ते हैं। एजरसन कहाँ गया? ओ बहुत हल्का दिख रहा है बच्चों,
अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। बहुत लाइट सा आ रहा है ये, मैं इसे पढ़ के सुनाऊंगा आपको। वैसे पेपर है आपके पास तो देख लो उसको खोल के। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दो तो किधर भागेगा? इसकी तरफ भागेगा ना, तो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना। और इसने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू द लोअर। बदतमीजी है, गलत है ये। इसका मतलब इन दो में से कोई एक सही होगा, है ना। अब यहां मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूं बच्चों, रिफ्लेक्शन आ रहा है। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ हाई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड अ लो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद अ मोर पॉजिटिव एनर्जी। देखो यहां थोड़ा ध्यान देना, इसने लिखा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी चार्ज की? चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले से माइनस होता है, तो अगर यहां पे माइनस पोटेंशियल होगा तभी तो पॉजिटिव बनेगी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो उसने लिखा है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना, वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल के रीजन में। सही बात है, ये बात सही है। तो इसका मतलब ए इज फॉल्स, नहीं ये नहीं, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। एडजर्सन रीजन है, आर फॉल्स है, और कनेक्शन कुछ नहीं आपस में इनका। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इस बार तो है इसमें, हाँ। अब मैग्नेटिक निडल, नहीं गलती कर दी, क्या पढ़ना चाहिए पहले? रीजन। एट द पोल्स ऑफ अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। देखो बच्चों, पोल जो होते हैं वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। सही बात है, ऐसे रहता है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है ना, बीवी होता है, बीएच नहीं होता। अब मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन ओरिएंट इटसेल्फ विद द वर्टिकल एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, वर्टिकल ऑफ द एट द पोल्स ऑफ अर्थ। अब दोबारा पढ़ते हैं, एट द, दोनों बातें सही हैं। एट द पोल ऑफ द अर्थ ऑफ ए horizontal component of earth magnetic field will be zero. That's why a magnetic needle free to rotate in a vertical plane orient itself vertical at the pole of the earth. सही बात, पहला सही है, दूसरा सही है, और दूसरा पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ये फर्स्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A proton and an electron with some momenta enter in the magnetic field. oh, फिर मैं गलती कर रहा हूं, पहले क्या पढ़ना है? रीजन। इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन। भाई सही बात है ना। इसका मतलब इन दो में से तो कोई नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा प्रोटॉन से क्या होता है बच्चों? कम होता है, ये बात सही है। दैट्स व्हाई अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मोमेंटम एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ फोर्स, द रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय देम द सेम। चलो देखते हैं बच्चों, फॉर्मूला देखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाय क्यूबी, और मोमेंटम सेम है क्यूबी। तो रेडियस कब सेम हो सकता है? मोमेंटम तो सेम है जब चार्ज सेम हो। मास सेम होने से कुछ नहीं है, मास डिफरेंट होने से। यहाँ ये लाइन सही है और ये बात भी सही है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है आपस में, है ना, ठीक है। अगर क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम होता है, पक्की बात है, लेकिन वो रेडियस इसलिए सेम है क्योंकि मोमेंटम सेम नहीं, मोमेंटम के साथ साथ चार्ज भी सेम हो। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद सेम मोमेंटम एंटर्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टू द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, द रेडियस पाथ फॉलोड बाय देम द सेम। रेडियस पक्की बात सेम है क्योंकि चार्ज सेम है, तो दोनों बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, ठीक है। तो 48 का सेकंड। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो पहले की तरह, जैसे आपको सिखाया था कि ऐसे पढ़ना है। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल सही बात है भाई, जितने ज्यादा टर्न बनाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। On increase the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns. On increasing the current sensitivity of the galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase the voltage sensitivity. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहना चाहिए। एनसीईआरटी ने आधा पेज बर्बाद कर रखा है इस बात को समझाने के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चों क्या होती है। बता देता हूं फिर भी मैं, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, और वो क्या होता है? एनबीए बाय के आर। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो आप करंट सेंसिटिविटी के हिसाब से, उतने टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ये सही बात भी है, और दैट्स वाई लिख के अगर आप ऐसे लिखोगे दैट्स वाई, तो आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रही है। तो भाई कौन सा सही है? फर्स्ट।
बस यही है ना, हाँ 49 था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ गए हम सेक्शन सी में, ठीक है। और बच्चों यहाँ थोड़ा डायग्राम में रायता सा फैला हुआ है, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन का। देखो इसमें लिखा हुआ सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आपको कोई 5 करने हैं। द फील्ड, एक चार्ज, इसमें क्या है बच्चों, एन स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज q एंड वेट mg अटैच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ l अटैच टू द स्टेशनरी सपोर्ट। देखो मैं क्वेश्चन बना देता हूं आपके सामने। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है q, ये E है, ठीक है, ये थीटा। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। भाई ये q इधर की तरफ लगेगा फोर्स, टेंशन इधर, ये थीटा, ये mg। t का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, t cos थीटा। t cos थीटा तो इसके वेट को बैलेंस करेगा, और t sin थीटा q को, तो t sin थीटा इक्वल टू q और t cos थीटा इक्वल टू mg। तो हमसे चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, डिवाइड कर दो। तो जब इन्हें डिवाइड करोगे t से t कट जाएगा, साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा, q बाय mg। तो q कितना आ जाएगा बच्चों, mg tan थीटा अपॉन e, है ना। कहाँ है बच्चा ऐसे, mg tan थीटा बाय e, ये रहा, ठीक है। और ये कैसे पता लग रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बच्चों देखो फील्ड इधर की तरफ है और चार्ज भी इधर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ही जाता है ना, ऐसे नेगेटिव होता तो इधर की तरफ रुकता, ठीक है। चलो ये थोड़ा डायग्राम मिस हो गया भाई हमारे ऑपरेटर से। ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। A free electron and a proton are placed between the positively charged parallel plate conductor. Both are close positive plate than the negative. मतलब पॉजिटिव प्लेट की साइड रखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ, ट्रू ढूंढना है कि प्रोटॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रॉन पे। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह, यहाँ लगभग एक जगह है ये, तो फोर्स तो सेम लगेगा ना दोनों पे, तो गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास रखा हो तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ पास होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों ही पॉजिटिव के पास रखे हैं। तो अभी ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड पिछला क्वेश्चन भी था, तो एक ही कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए भाई सीबीएसई वालों। तो देखो तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज सेम। नहीं, जब ये सही हो गया तो ये कैसे सही हो जाएगा, तो कौन, सेकेंड ओनली, ठीक है। चलो देखो बच्चों केस स्टडी आ गया, ठीक। केस स्टडी से हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा सा नया सा आए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, बस लिखा है। अच्छा ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी का लास्ट एडिशनल के 2 लास्ट के क्वेश्चन है बच्चों, शायद आपको कराए हो टीचर ने, ठीक है, मैंने कराए थे आपको, जो मेरे बैच में होंगे उन 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। ट्रांसफॉर्मर की जो नॉलेज उन 2 क्वेश्चन में, उससे ज्यादा नॉलेज कहीं नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई देखो ये उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पेपर आपके पास होना चाहिए। ये पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के हाई वोल्टेज पे करंट भेजा जाता है ताकि करंट को कम करा जाए। हाई वोल्टेज पे सप्लाई पावर भेजी जाती है ताकि करंट कम करे, पावर लॉस कम हो। और जब सिटी के पास चले जाते हैं तो वहां स्टेप डाउन करते हैं, वोल्टेज डाउन करते हैं 240 220, इसमें 240 लिखा है, 240 कर देते हैं ताकि घरों तक चला जाए और एम्पियर बढ़ जाए। हम सरकार को किस बात के पैसे देते हैं, एम्पियर के या वोल्टेज के? हम सर हम तो देते ही नहीं, बिल नहीं आ रहा आजकल हमारा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम सरकार को पैसे देते हैं बच्चों एम्पियर्स के, ठीक है। तो एम्पियर्स के, तो ज्यादा एम्पियर्स बढ़ाना होता है जब सिटी पे जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जरूर देखा करो कि ट्रू है या फॉल्स है, कई बार हम ट्रू ढूंढ लेते हैं, पता लगा फॉल्स पूछ रहा था वो। एनर्जी क्रिएटेड व्हेन अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज, ना कभी भी ट्रांसफॉर्मर एनर्जी नहीं बनाता, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज बढ़ाता है करंट बढ़ाता है, एक को बढ़ाता है दूसरे को कम कर देता है। करंट मतलब वोल्टेज करंट में दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, एक को बढ़ा के दूसरा कम कर देता है। ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी, बदतमीजी है, एसी से एसी होता है, डीसी का कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द पावर ऑफ ट्रांसमिशन, गलत बात, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डिक्रीज द एसी वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज को प्रियोरिटी में रखा जाता है, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग नाम लिखे गए ये, तो सही बात है, वोल्टेज डाउन, स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। अब 53, इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न देन प्राइमरी, पता बच्चों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ना, हाँ, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, वोल्टेज हायर ज्यादा होता है किसमें, सेकेंडरी में, प्राइमरी से ज्यादा, तो कौन सा सही है बच्चों, वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा है ना, तो ये रहा पहला ही, द वोल्टेज स्टेप अप इज वीएस इज ग्रेटर देन वीपी, है ना, एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आगे बढ़ जाए बच्चों,
वी नीड a स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर पावर ट्रांसमिशन सो दैट, क्या करते हैं, करंट रिड्यूस करते हैं ताकि पावर लॉस कम हो। पहला ही ऑप्शन मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 55, अब पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर टू 220 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद प्राइमरी वाइंडिंग इतने टर्न, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट इतना। ओ ये तो फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इसमें जो ट्रांसफॉर्मर दे रखा है इसमें फॉर्मूला नहीं दिया बच्चों इन्होंने, तो कोई बात नहीं। तो केस स्टडी का मतलब होता है कुछ नई चीज मिले। फॉर्मूला आप पढ़ी हुई किताबों से लगा रहे हो, यहाँ लिख दिया ये, तो चलो खैर मान सकते हैं भाई। ई एस अपॉन ई पी, एन एस अपॉन एन पी। ई एस कितना होगा, सेकेंडरी आउटपुट पता करना है ना। सेकेंडरी बोल रखा है 230, प्राइमरी कितना है बच्चों 2300, 2300। एन एस बताना है ना, और एन पी कितना, बोलो 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 बोलो। प्राइमरी में 4000 है ना, तो 2 जीरो यहां से कट गए, ठीक, और 23 से 23 कट गया 10, एन एस आ जाएगा 400, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद बच्चों खत्म, पेपर खत्म, पैसा हजम है। तो बच्चों आज का पेपर मैंने ये कंप्लीट कर दिया, आपका बोर्ड का सैंपल पेपर। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ नए सैंपल पेपर भी आए, तो उन्हें भी देखना है आपको। और जो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है कि क्या कंफ्यूजन है ये मार्क्स का, शायद सीबीएसई इस पर जल्दी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप तक बताएंगे। और बच्चों एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सबसे पहले एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़िए और तसल्ली से पढ़िए। और कोई कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में पढ़ना है तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज टॉपिक का नाम लिखिए और आगे उज्जवल कुमार लिख दीजिए, तो आप उस चैप्टर की वीडियो में जाएंगे और उसे तसल्ली से उस कंसेप्ट को पढ़िए। मतलब वो किसी भी लेवल तक आपको पढ़ना हो तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है उसमें, हर लेवल पे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड लक। हैप्पी टीचर्स डे भी आज, तो वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू।